नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी की क्लासेस की, तो चाहे लोअर हो चाहे हायर, दोनों जुडिशरी के लिए यूनिक लॉ क्लासेस में क्लासेस चलती है। क्लासेस का जो मोड है वो 3 टाइप से होता है। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लाइव क्लासेस चलते हैं, आप क्लासरूम में आराम से बैठ सकते हैं। आप ऑफलाइन ले सकते हैं, जोधपुर आके आप आराम से पढ़ सकते हैं ताकि आप दिन भर अपनी स्टडी कर सकें, और साथ ही साथ आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आपको लगता है मुझे समय नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ, बट मैं ये कहूँगी रिकॉर्डिंग तभी लो जब या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि तीनों की फीस हमारी इक्वल रहती है। चलिए आज हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की। पार्टनरशिप एक्ट आपको लोअर और हायर दोनों जुडिशरी मिलेंगे। इस पूरे एक वीडियो से आपको पार्टनरशिप का एक फायदा मिलेगा, आपको पूरा नॉलेज है पार्टनरशिप एक्ट है क्या और इसको प्री और मेन के लिए पढ़ना कैसे। आप राजस्थान एडीजे देने के लिए जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर का एडीजे देने जाओ, चाहे आप गुजरात का एडीजे देने जाओ, चाहे आप बिहार का देने जाओ, चाहे यूपी का देने जाओ, चाहे दिल्ली का देने जाओ, इंडिया के सारे एडीजे के एग्जाम में पार्टनरशिप एक्ट आता है नंबर 1। एज वेल एज हम बात करते हैं लोअर जुडिशरी की, तो आप जाओ पंजाब जाओ या फिर हरियाणा, दिल्ली जाओ या यूपी जाओ, या बिहार जाओ या राजस्थान आ जाओ या एमपी जाओ, सब जगह आपको पार्टनरशिप एक्ट मिलेगा। तो आइए पढ़ते, पार्टनरशिप बड़ा अच्छा एक्ट है। राजस्थान जुडिशरी का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पार्टनरशिप एक्ट को भी जोड़ा गया, बट पता नहीं उनसे कोई चूक हो गई, पार्टनरशिप एक्ट पीछे रह गया, एक भी सिंगल क्वेश्चन देना भूल गए थे वो। पार्टनरशिप एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है। जब आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई की थी तब आपको याद होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 2 भागों में डिवाइड था, कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसका चैप्टर हुआ करता था 11 चैप्टर नंबर 11 था पार्टनरशिप एक्ट का, फिर वो वहाँ से हटा दिया गया। तो कहाँ से हटा दिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 11 से इसको हटा दिया। तो पहले लिख दो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 11 का पार्ट हुआ करता था 239 से 266 तक, जिसको हटा दिया गया। हटा के इसका नया फॉर्मेशन कर दिया, खुद अपने आप में एक एक्ट बन गया जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, एक्ट नंबर इसका 9 है। मैंने कैसे याद किया? इसके 9 को उड़ा लिया यहाँ से यहाँ तक। याद तो करने पड़ेंगे ना, इतने सारे एक्ट हैं, किस किस के एक्ट नंबर याद रखोगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें से क्या उड़ाओ मेरा एक्ट नंबर बन जाएगा। ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट, तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके कोर्स में था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 भागों में डिवाइड था, कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2। उस दौरान जब कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ा आपने, 2 पढ़ा, साथ में आपने 3 नई चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा आपने पार्टनरशिप एक्ट, एक पढ़ा आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और एक आपने पढ़ा SRA। तो इन 2 एक्ट में आपने टोटल 5 एक्ट पढ़े थे, ये वही पार्टनरशिप एक्ट है। कॉलेज में आप थोड़ा सा कम स्टडी करते हो, बहुत डिटेल नहीं पढ़ पाते हो कॉलेज में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो वही पढ़ पाते हो कॉलेज में, तो कोई नहीं, आज इसके बारे में आपको सीखेंगे, सुनेंगे, नॉलेज मिलेगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ओके, सबसे पहले आते हैं हम, इसमें कितने चैप्टर है टोटल? इसमें टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है टोटल? 8 चैप्टर है। टोटल कितने सेक्शन है इसके अंदर? 74 सेक्शन है। इसके अंदर एक शेड्यूल दी गई है, उसमें कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं। तो जनरली कोई भी एग्जाम होता है तो वो आपसे शेड्यूल के बारे में नहीं पूछता है। देर आता है आपके पास, इसका एक्सटेंड कहाँ है? होल ऑफ इंडिया। मेरी शुरू से एक आदत रहती है कि जब भी मैं कोई एक्ट पढ़ाती हूँ ना, मैं ये लिखाती हूँ होल ऑफ इंडिया या एक्सटेंड, ये वो सब लिखाती हूँ। तो पहले ये नहीं था, बट 31 अक्टूबर से ये अब होल ऑफ इंडिया में अप्लाई हो गया। तो लिख दो 31 अक्टूबर से अभी यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सवाल ये आता है कि 31 अक्टूबर से अभी आया है, उससे पहले तो अप्लाई नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। भाई ये ट्राई करती हूँ 31 अक्टूबर, चलो वाइट से लिख लेती हूँ मैं। उससे पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 31 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले JNK में अप्लाई नहीं होता था। अब मैंने अभी बोला कि भाई मैं ये क्यों लिख पाती हूँ, उसका रीज़न बताती हूँ। हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि RGS का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पूछा कि इसका एक्सटेंट कहाँ है। वैसा तो सबको पता है, लेकिन होता क्या कई बार कि हम कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं और सेक्शन 1 पढ़ना भूल जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि CRPC का जो 6th शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल्स एरिया दिए गए वो कौन से डेट से दिए, कई लोगों की गलत हुई, पर हमारी तो आदत है कि हमें तो एक लाइन के एक वर्ड पढ़ना है तो पता होना चाहिए। तो ये 31 अक्टूबर 2019 से ऐड हो गया अब जम्मू कश्मीर, अब पूरा इंडिया में हो गया। इसकी कमेंसमेंट डेट है 1 अक्टूबर 1932। ये एकमात्र ऐसा एक्ट है जिसके पास 2 कमेंसमेंट डेट है। ऐसे कैसे? ऐसा ही है। ये पूरा पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हुआ 1 अक्टूबर 1932 को, बट इसका एक सेक्शन है जो 1 साल बाद अप्लाई हुआ, और वो है आपका, आ जाइए, सेक्शन नंबर 69। ये आया 1 अक्टूबर 1933। हाँ, ये नेट के एग्जाम में भी आता है पार्टनरशिप एक्ट, और नेट के एग्जाम में भी ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है। जो नेट का एग्ज़ाम कराती है, UGC नेट जो कराती हैं, या कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम जो होता है, या LLM का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उन सब में ये आता है। ठीक है,
तो इसका एक सेक्शन, अभी सेक्शन 9 क्या है, आइए इसकी कानून, मैंने कहा ना इस पूरे वीडियो में आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको पूरे कानून के बारे में पता चलेगा। ये कहता है सेक्शन 9, क्या आप फर्म हैं, फर्म बन जाइए। फर्म कितने लोगों को, मिनिमम कितने लोग चाहिए फर्म में, 2, मैक्सिमम कितने भी। ये कोई कंपनी थोड़ी है कि प्राइवेट कंपनी में इतने लोग चाहिए, ये फर्म है। जैसे ही 2 लोग मिल जाते हैं और एग्रीमेंट करके कोई काम शुरू कर देते हैं, फर्म तैयार हो जाती है। अब फर्म तो बन गई, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्या नहीं है। फर्म का रजिस्ट्रेशन हम कभी भी मिल गई, लॉ फर्म बना ली सा, रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी, तो फिर इसके सेक्शन 69 की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या हुआ ये फर्म किसी थर्ड पर्सन के साथ काम करती है। थर्ड पर्सन और फर्म के बीच झगड़ा तो हो ही सकता है, झगड़ा होता है तो थर्ड पर्सन फर्म पे केस करता है, करेगा अपनी रिकवरी के लिए करेगा, उसने फर्म पे केस कर दिया। अब फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, थर्ड पर्सन केस कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि थर्ड पर्सन भी तो धोखा दे सकता है। अब फर्म के साथ थर्ड पर्सन ने धोखा दिया, उसने चीट की, उसने फ्रॉड किया, अब फर्म को केस करना है, फर्म नहीं कर सकती क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी, फर्म थर्ड पर्सन पे केस नहीं कर सकती, और जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म अपने पार्टनर्स पर, पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकते। तो फर्म को अगर अपने राइट को सर्वाइव करना है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, थर्ड पर्सन को करना है तो फर्म का मैंडेटरी नहीं है, नंबर 1, ठीक है। तो फर्म सूट नहीं कर सकती। अब अगला सवाल सुनो, मान लो थर्ड पर्सन ने फर्म पर केस किया, तो क्या फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो तो केस कर सकती है। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और थर्ड पर्सन ने फर्म पर केस किया, कर दिया। अब सवाल ये आया कि जब थर्ड पर्सन आप पर केस करता है, मतलब कोई पर्सन आप पर सूट फाइल करता है, तो आप कौन हो, डिफेंडेंट। तो फर्म एज ए डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दे सकती है। सीपीसी ऑर्डर नंबर 8 फर्म क्या कर सकती है, सीपीसी ऑर्डर नंबर 8। तो सीपीसी ऑर्डर नंबर 8 के अकॉर्डिंग फर्म क्या कर सकती है, रिटन स्टेटमेंट पेश करेगी। सवाल ये आ रहा है, एक मिनट, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, सीपीसी ऑर्डर नंबर 8। सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 8 है वो क्या बात करता है, सीपीसी का ऑर्डर नंबर जो 8 है वो बात करता है रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। तो फर्म क्या है, एज ए डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दे सकती है, बट फर्म चाहती है कि वो काउंटर क्लेम करे, फर्म चाहती है कि वो सेट ऑफ करे, बट फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो सूट कर सकती है, ना सेट ऑफ कर सकती है और ना ही काउंटर क्लेम कर सकती है, क्योंकि सीपीसी के ऑर्डर नंबर 8 में लिखा हुआ है रूल 606A में कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का वही इफेक्ट होता है जो कि क्रॉस सूट का होता है। और कोर्ट फीस एक्ट कहता है कि वो सेट ऑफ और वो काउंटर क्लेम तुम्हें भी फीस देनी पड़ती है। तो इसलिए फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो अगर फर्म किसी पे सूट करना चाहती है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, सेट ऑफ करना चाहती है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, और काउंटर क्लेम करना चाहती है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब सवाल आया, ध्यान से सुनो एग्जाम में, कि थर्ड पर्सन ने फर्म पर सूट इंस्टीट्यूट किया, उस समय फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी। अब फर्म काउंटर क्लेम करना चाहती हैं या फर्म जो है सेट ऑफ करना चाहती हैं, तो क्या नाउ फर्म रजिस्ट्रेशन करा के ये दोनों कर सकती है या नहीं कर सकती। ये प्री का क्वेश्चन है, ये कई जुडिशरी के अंदर आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के रूप में मेन में भी आता है कि क्या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फर्म रजिस्टर्ड करा के क्या वो काउंटर क्लेम कर सकती हैं या फिर क्या वो सेट ऑफ कर सकती है। तो इसलिए सेक्शन 69 प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों में काम आता है। इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी 2 कमेंसमेंट डेट हो गई, एक हो गई 1 अक्टूबर 1932, एक हो गई 1 अक्टूबर 1933, और तीसरी इसका कमेंसमेंट 31 अक्टूबर 2019 पूरे इंडिया के अंदर। तो एकमात्र कानून है जिसके पास 3 जन्मदिन है की तारीख है, बाकी तो एक ही होती है, इसके पास 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया सवाल, अगला सवाल कि पार्टनरशिप एक्ट में कौन अमेंडमेंट कर सकता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट क्या होता है। तो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 कहता है अमेंडमेंट ऐसे होता है, पर अमेंडमेंट 368 से समझ में नहीं आता है। तो अमेंडमेंट के लिए आपको लिस्टें पता होनी चाहिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के 97 सब्जेक्ट हैं उस पर कौन करेगा, उस पर यूनियन लिस्ट करेगा। यूनियन लिस्ट के अंदर जो 97 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर कौन करेगा भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो स्टेट लिस्ट हैं
उसके अंदर 66 सब्जेक्ट है भाई, कौन करेगा? स्टेट, तो स्टेट करेगा। और जो कॉन्करेंट लिस्ट हैं जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट हैं भाई, कौन करेगा? नाम इसका कॉन्करेंट है, करंट लगाता है तो दोनों करेंगे। तो पहले पता तो हो कि भैया पार्टनरशिप आता किस में है, तो याद रखना पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तीनों ही कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। सो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। ये फिर से आपका प्री का क्वेश्चन है। और लिख दो एंट्री नंबर 7, कौन से नंबर पे दिया हुआ है? 7 नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हो गया आपका एक साथ 3 साल निबट गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, तीनों इस 7 शेड्यूल में दिया गया है और सो कॉन्करेंट लिस्ट के 7 नंबर सब्जेक्ट में दिया गया है। और कौन अमेंडमेंट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों पढ़ा? मैंने जब कोचिंग खोला था 2016 से सब पढ़ाती हूँ, तो आपने देखा होगा कि 2024 का जो पेपर आया था आपका आरजेएस का, उसमें पूछा था सीपीसी किसका सब्जेक्ट है। इसलिए पता सब होना चाहिए। डायरेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो कानून पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते किसके पास? पार्टनरशिप के पास। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट में नहीं मिलती पर वो होती एक दूसरे से करें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मिली तो ऑटोमेटिक यहाँ गई। अब जैसे पार्टनरशिप एक्ट है ना, इस पार्टनरशिप एक्ट में कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट होता है तो सीपीसी अप्लाई होती है। एग्जीक्यूशन भी कहाँ होता है? सीपीसी, ऑर्डर 21 में होता है। लेकिन इसकी प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? इसका प्रोसीजर जो है ऑर्डर नंबर 28 में, 29 फॉर्म कहाँ ना, 29 30 20 सर से नहीं 30 में दिया हुआ ना, 30 इज अ फॉर्म, ऑर्डर 30 सीपीसी। लिखो सीपीसी के ऑर्डर 30 के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर पता कितने रूल है? कितने रूल है? 10 रूल होने चाहिए। निकालो सभी जने सीपीसी, निकालो ऑर्डर नंबर 30। ये रहा आपका ऑर्डर 30 आपका फर्म है, बिल्कुल से जब 10 रूल है उसके अंदर। तो लिखो ऑर्डर 30 के अंदर 10 रूल्स दिए गए आपके, टोटल 10 रूल है। तो अप्लाई प्रोसीजर कहाँ दिया गया आपका? सीपीसी के ऑर्डर नंबर 30 जिसके अंदर 10 रूल है। एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर ऑर्डर 21 ही अप्लाई होगा। क्या कहा मैंने आपको? एग्जीक्यूशन के लिए तो आपके पास ऑर्डर जो है ऑर्डर 21 ही अप्लाई होगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। दस रूल है। अब आप कहेंगे 10 रूल क्यों लिखा रही? पूछ लेते कभी कभी कि सीपीसी के ऑर्डर नंबर 30 में कितने रूल दिए गए हैं, तो फंस जाओगे। तो रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो आपका प्रोसीजर एग्जीक्यूशन सब बता दिया मैंने अभी तक, देख लो आपका। अब चलते हैं हर कानून की कहानी, इसकी भी यही कहानी। चैप्टर 1 में हूँ आपका प्रीलिमिनरी, 1 2 का 3। जब 1 2 का 3 है, अपना पहले खोलो, एक चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको। जब 1 2 के 3 की हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्शन कमेंसमेंट 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज हूँ। एग्जाम में आ जाती है 2A क्या है, 2B क्या है। 2A कहता फर्म का एक्ट क्या है, एक्ट ऑफ फर्म क्या है। B कहता क्या बिजनेस करेगी भाई। B देखो एक बार, B में लिखा हुआ है इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। कहाँ पढ़ते? आर्टिकल 19 क्लोज 1 G में। बस कानून ऐसे पढ़ना है। जब आप ये पढ़ो, जैसे ही आया आपको याद आना दिस इज ए फंडामेंटल राइट। और कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 19 क्लोज 1 के G में। हाथों हाथों लिख दिया करो। थर्ड कहता है प्रिस्क्राइब्ड, हर कानून में होता है। और सी आ गया आपका थर्ड पार्टी। प्री का सवाल ये नहीं आएगा, प्री का सवाल आता है एमपीएडीजी के अंदर, राजस्थान एडीजी के अंदर लेटिन मैगजीम कि थर्ड पार्टी की लेटिन मैगजीम क्या होती है। ठीक है, और देन आता है ई कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि निकला कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो ऑब्वियसली इसके वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यहाँ नहीं दिए हुए बट यूज़ किए हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट से उधार लेना पड़ेगा। और सेक्शन 3 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से था, ये उसके पहले चलेगा। और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके पहले चलेगा और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप में कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है तो पार्टनरशिप प्रिवेल करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है। तो लिख दो सबसेक्शन 3 का मतलब। सबसेक्शन 3 का मतलब है कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट स्पेशल एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल एक्ट है। ओके, चलो, तो जब भी आप कोई कानून पढ़ो तो सबसे पहले चैप्टर 1 रटा हुआ होना चाहिए। जिस दिन आपने
चैप्टर 1 रट लिया, उस दिन कानून की आधी कहानी पता हो जाएगी, प्रिलिमिनरी। अब आगे चलते पार्टनरशिप के पास। चैप्टर 2 कहता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप 4 to 8। यहाँ पे आपको दो तरह की पार्टनरशिप मिलेगी, एक मिलेगी इच्छाधीन नागिन की तरह पार्टनरशिप एट विल, और एक मिलेगी पर्टिकुलर। तो जो पार्टनरशिप एट विल है, जब चाहो बना दो, जब चाहो तोड़ दो, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन को रखने का कोई डेट फिक्स नहीं होता है, जबकि पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन पार्टनरशिप की एक और खासियत है, पार्टनरशिप हमेशा आपके कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, ना कि आपके स्टेटस से। हम 4 लोग दोस्त बैठे थे, चारों ने कहा चलो 2-2 लाख रुपये लाओ, 8 लाख लाए, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। हमने 4 भाई बहन हैं, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। ये कोई फर्म नहीं बनी है। फर्म बनने के लिए हम सबको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो अग्रीमेंट वैलिड होकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी हमारी फर्म काम कर पाएगी, तभी फर्म कहलाएगी। नहीं तो क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ 2 जने हो गए, वाइफ ने हस्बैंड को पैसे दिए बिजनेस करने के लिए, बिजनेस शुरू हो गया। ड्यूरिंग बिजनेस वाइफ हस्बैंड को जो है कोई छोरी वोरी पसंद आ गई, उसका के चक्कर चलने लगा। वाइफ अब पार्टनरशिप फर्म को तोड़ना चाहती है, और साथ में केस वेस तो दूसरा केस तो करेगी, ये भी तोड़ना चाहती है। वो तोड़ने गई तो पता चले फर्म तो क्रिएट ही नहीं हुई कभी, क्योंकि यहाँ पे कोई बाई कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ ही नहीं था, उसके पैसे गए। इसलिए पत्नी जी, पति को पैसे देने हैं बिजनेस करने के लिए, पहले रजिस्टर्ड करा देना, फ्यूचर में आपके पास तो रहेगा। और जब भी कराओ 49 और 51 कराना, आपका कराना। लेकिन पसंद तो लड़की को लड़का भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि वो फैमिली के अंदर जो उन्होंने बिजनेस किया, 2 लोगों ने मिलकर, 4 लोगों ने मिलकर, बाहर परिवार के लोगों ने मिलकर, वो फर्म थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 ने कहा कि फर्म आपके स्टेटस से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तभी फर्म होगी। इसलिए कोशिश करें जब भी फर्म क्रिएट हो तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि जब आपस में जब फर्म के पार्टनर की भी झगड़ा होता है, तभी उसको केस करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं तो केस होगा नहीं। ठीक है, देन आता है आपके पास नंबर 3 कहता है रिलेशन। अब आइए भाई रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन पार्टीज के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, क्योंकि ऑनेस्टी का रिलेशनशिप होगी तभी पार्टनरशिप सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। तो 9 से 17 में यही पूरा बताया गया है कि पार्टनर्स के आपस में रिलेशन कैसे होंगे। ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी रखेंगे, ड्यू डिलीजेंस रखेंगे, एक दूसरे की परमिशन के बिना कोई काम नहीं करेंगे। तो जब आप पढ़ोगे तो सबसे बड़ा सरप्राइज कब मिलेगा, जब इस चैप्टर में आप देखेंगे सेक्शन 9 जो है वो भी ड्यूटीज़ की बात करती है, सेक्शन 11 है वो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करती है, सेक्शन 13 है वो भी आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करती है, और सेक्शन नंबर आपके 17 है वो भी आपकी ड्यूटीज़ की बात करती है। तो इन चारों में अंतर क्या है, मतलब 9, 11, 13 और 17, ये चारों ही आपकी ड्यूटीज़ की बात करता है। 9, 11, 13 और 17 इनको डिटेल स्टडी करनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस कोचिंग सेंटर चलाती है, इंस्टीट्यूट है जोधपुर राजस्थान में। आप हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं कोचिंग चलाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आता है पार्टीज की रिलेशनशिप क्या होती है। तो 9 से 17 बताता है रिलेशनशिप के बारे में। तो एक दूसरे के एक शब्द में आता है क्या होनी चाहिए, ईमानदारी। इस ईमानदारी के लिए एक लैटिन मैगजीन यूज़ की गई है, और वो लैटिन मैगजीन है आपके पास एक डॉक्ट्रिन यूज़ किया अगर वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टीमेट हार्मनी। पक्ष पार्टियों के बीच में परम सद्भाव का कर्तव्य होना चाहिए, एक दूसरे से ऑनेस्ट है। तो क्लियर प्री का सवाल आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टीमेट हार्मनी इन चारों में से कौन से सेक्शन पे अप्लाई होता है, यही आपका प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आंसर लास्ट में मिलेगा आपको उसको वीडियो के। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी, तो चैप्टर नंबर 2 कहता नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो चैप्टर 3 कहता रिलेशनशिप। ये तो थी आपस की। अब चलते थर्ड पर्सन, उनके साथ होगा तभी तो बिजनेस करेंगे, आपस में तो क्या ही करना है। तो चैप्टर 4 कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स थर्ड पर्सन, जिसके साथ हमें बिजनेस करना है, उसकी जरूरत है। कहाँ से कहाँ तक, 18 से 30 प्री का सवाल, और यूजीसी नेट का एक सवाल फिक्स है। सेक्शन 18 पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या माने जाएंगे, एजेंट, और पार्टनर थर्ड पर्सन के लिए भी क्या माने जाएंगे, एजेंट। यही आपका प्री का सवाल है। आप देखना यूजीसी नेट के तो हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता है, पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो 18 से लेके 30 तक। अब 18 से 30 में 18 भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 30 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या माइनर पार्टनर हो सकता है, नहीं, बट माइनर को हम फर्म में माइनर को फर्म में जोड़ सकते हैं, बेनिफिट के लिए, लॉस के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है, हमारे पास काम है, तो जोड़ना ही पड़ता है। तो याद रखना, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, गांठ बांध लो, नहीं बन सकता।
उसका पैसा लग सकता है, पैसा यूज हो सकता है, वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, जब वो मेजर हो जाता है तो विद इन 6 मंथ में उसको चूज करना है कि क्या उसे कंटिन्यू करना है या छोड़ना है, तो पार्टनर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5, इनकमिंग आउटगोइंग। मोबाइल में होता है इनकमिंग आउटगोइंग, बिल्कुल यहाँ पर भी होता है। यहाँ जब चाहो तुम आओ, जब चाहो तुम जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स 31 से 37 की बात, 31 से 38 है ये, 31 से 38 कहता है इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही यहाँ पे कैसे होती है पता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट, सारे पार्टनर की कंसेंट से होती है। ऐसा नहीं जब मर्जी निकाल दिया, सबकी कंसेंट होनी जरूरी है, आपको लेने के लिए भी और आपको बाहर निकालने के लिए भी, ठीक है। तो 31 से 37 बड़ा काम का है, क्योंकि इसमें इनकमिंग आउटगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। पर आप मर गए तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा निकालने के लिए, खुद ही मर गया। आप इंस्टॉलमेंट हो गए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के सिविल मैटर में कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। और हमारा जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि राइट है तो लाइबिलिटीज़ हैं, और लाइबिलिटीज़ है तो राइट, राइट के बिना ड्यूटी, और ड्यूटी के बिना मतलब लाइबिलिटी ड्यूटी, राइट के बिना ड्यूटी, और ड्यूटी के बिना राइट सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जूरिस्प्रूडेंस क्लियर कहता है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, तो पार्ट 4 है आपकी ड्यूटीज़ है। बट दुख ये है कि वो ड्यूटीज़ एनफोर्सेबल नहीं है, सब लड़ने आ जाते, मेरा राइट मेरा राइट राइट मेरा राइट, ड्यूटीज़ के लिए हो नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो कहता है राइट और ड्यूटीज़ सब बराबर होती है। तो मरने के बाद इंस्टॉलमेंट, तो सिविल कहता है इंस्टॉलमेंट पर्सन सॉरी इफ़ यू हैवंट एनी ड्यूटी तो यू हैवंट एनी राइट, तो जाओ यहाँ से, तो वहाँ खुद ही चले जाते हो। तो 31 से 38 जो है वो बताता है इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में। यहाँ से एक सवाल निकल के आता है कि जब पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है तो सारे पार्टनर इक्वल लायबल होते हैं, बट इस ड्यूरिंग को पार्टनर मर जाता है तो जिस दिन वो मर जाता है या जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि इंसॉल्वेंट खुद से नहीं होता, कोर्ट कराती है, उस दिन के बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे इस पार्टनरशिप फर्म में, उसमें आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। आप तो मर गए या आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी पर, और आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के पास भी तो होती है, तो उस केस में लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, तो आप बन जाते हैं अनएक्टिव पार्टनर्स। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आते हैं जहाँ पे आते हैं सब पार्टनर इक्वली लाइबल होंगे, सब पार्टनर इक्वली लाइबल होंगे। बट 3 केसेस ऐसे होते हैं जब पार्टनर्स लाइबल नहीं होते। पहला उसकी डेथ हो जाने पर, दूसरा इंसॉल्वेंट हो जाने पर, और तीसरा अनएक्टिव पार्टनर। ये कौन है भाई, ये भी एक बंदा है। एक था बंदा, पैसा लगा लिया, फिर वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, या उसका पैसा पार्टनरशिप फर्म में चल रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन को बात पता ही नहीं है कि इसमें एक और पार्टनर भी है जो आउट ऑफ इंडिया रहता है। उस दौरान थर्ड पर्सन कोई भी तरह का केस करता है, वो जो आउट ऑफ इंडिया बैठा उसकी लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो अनएक्टिव पार्टनर होता है। तो यहाँ पे 4 तरह के लोगों को पूरे पार्टनरशिप फर्म में एक्सेप्शन है। पहला, डेथ होने पर प्रॉपर्टी फ्री, इंसॉल्वेंट होने पर नो लाइबिलिटी, अनएक्टिव पार्टनर नो लाइबिलिटी, एंड सेक्शन 30 माइनर नो लाइबिलिटी, क्योंकि माइनर पार्टनर हो ही नहीं सकता। ओके, देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे बढ़िया, मुझे आज भी याद है, आरजेएस में 2015 मैंने लिखा था फर्स्ट टाइम, उसमें आया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और मैंने बाकायदा 39 से लेकर 45 तक लिखा, और मुझे 3 में से 3 नंबर मिले। बड़ा मज़ा आ रहा था, अरे यार 3 में से 3 नंबर मिलना ही पड़ा। अभी मेरे एडीजे की कॉपी में इतने सवाल है, चाहे 3 में से 3, 3 में से 3, 4 में से 3, 4 में से 3.5। इवन कल हम कॉपी चेक कर रहे थे किसने, तो मुझे 5 में से 6 में से 5 नंबर मिला है। 6 में से 5 एडीजे के एग्ज़ाम में, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 6 में से 5 नहीं मिलते भाई, 3.5 तक क्या अटक जाते हैं। मैं जब उस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जहाँ मैंने उसकी शुरुआत की थी कॉन्ट्रैक्ट की, पहले सेक्शन 2 का F लिखा, और देन मैंने 51 से 58 पूरा लिखा। मैं मतलब देख के खुद को अच्छा लग रहा था, भले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, माना कि मेरे पास इंटरव्यू जितने नंबर थे मेन के अंदर, एक सब्जेक्ट में नहीं रह पाई, लेकिन उसमें जो नंबर थे, वो सेकंड पेपर था हमारा, उसमें मोस्ट ऑफ लोग फेल हुए थे सेकंड पेपर में। वहाँ मुझे आप सोचो 53 पॉइंट समथिंग नंबर मिल रहा है, और 6 में से 5 मिल रहा है, 4 में से 3.5 तो खूब मिले हैं मुझे। तो वो मेरा मेन चीज़ होता है प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आता सबको है, बस मैं सबको डायरेक्ट रटा हुआ है, मुझे भी, आप सबको भी है। आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो मायने रखते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन फॉर्म, तो 39 से जो 44 है वो डिसोल्यूशन की बात करता है, और 45 उसका एक्सटेंड है, बाकी वाले जनरल प्रोविजंस है। तो ये फिक्स है। अभी जो भी आप मेन का एग्जाम देने जा रहे हो ना, आप सबको 39 से 44 रटा हुआ होना चाहिए, ये फिक्स आता है, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन ज़्यादा बनने को होता ही नहीं, फिक्स क्वेश्चन ही बने होते हैं। तो ये बात करता है आपके 39 से 55 में। केस कहाँ लगेगा,
सीपीसी के अकॉर्डिंग। पूरे पार्टनरशिप में कभी कोर्ट का नाम थोड़ी लिखा है। पार्टनरशिप फर्म का केस भी सिविल सूट ही होता है, तो जुडिक्शन वगैरह सब कुछ सेक्शन 15 से सेक्शन 20 सीपीसी देखा जाता है, ये ध्यान रखना है ना। देन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ये प्री का साल मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 56 कहता है कि कोर्ट का डिस्कशन पार है। क्या है? कोर्ट का डिस्कशन पार है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जिम्पशन दे सकती है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, लिख दो प्री का सवाल। स्टेट गवर्नमेंट का आपको एग्जिम्पशन दे सकती है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, प्री का सवाल है। और यहीं से निकल के आता है आपका 69। और सेक्शन 69 कहता है तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो तुम्हें अधिकार मिलेंगे, तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा। टन गोपाला, ठीक है। और तीसरा सवाल सेक्शन नंबर 70 से। सेक्शन नंबर 70 जो है वो कहता है आपको, सेक्शन नंबर 70 जो है वो कहता है कि यदि तुमने फॉल्स एंट्री की तो सजा मिलेगी। यस, यहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविजन है। और कितनी पनिशमेंट, ये प्री का सवाल है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 माह तक कारावास या फाइन, दोनों से दंडित किया जाएगा। और देन आता है चैप्टर लास्ट, सप्लीमेंटल प्रोविजन। जनरली आप देखते हैं कानून पढ़ते हैं तो लास्ट प्रोविजन जो होता है किससे रिलेटेड? मिसलेनियस प्रोविजन होते हैं। ये कैसा है? सप्लीमेंटल। तो बहुत सारे कानून में सप्लीमेंटल भी आता है। वैसे सप्लीमेंटल की बात करूँ तो अपन पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीपीसी के सेक्शन 94, 95, ये भी सप्लीमेंटरी प्रोविजंस होते हैं। तो ये वैसे ही सप्लीमेंटल है जो पब्लिक ना, ये मतलब एक्स्ट्रा बात है कि भाई आप पब्लिक नोटिस कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म की जो सबसे अच्छी खासियत ये है कि यदि आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो या फर्म से बाहर जा रहे हो तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, अब ये हमारे पार्टनर नहीं है या मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। नहीं दिया तो आपकी जाने के बाद भी जो भी ट्रांजेक्शन करते रहेंगे दूसरे लोग, उसमें अप्लाइबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 72 से 74। तो हम लोगों के फाउंडेशन बेस्ट चलते हैं। सुबह टाइमिंग रहता है 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30 और इवनिंग में 5:30 से 7:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी दोनों के लिए कर सकते हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों के LLB की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, 3 ईयर 5 ईयर ट्यूशन है, हम कॉलेज नहीं है, ट्यूशन क्लासेस है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।